नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सीटेट की तैयारी के लिए जो आपका सेकंड पेपर होता है यानी कि टीजीटी का, उसके लिए अगर आप एसएसटी से एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता है कि 60 नंबर की जो आपकी एसएस आती है वो एनसीईआरटी से आती है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज 6th क्लास का जो थर्ड अध्याय है आपका आरंभिक नगर, उसको विस्तार से पढ़ेंगे। जो मेन चीजें होगी उसको अंडरलाइन करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें। तो तीसरा अध्याय आपका आरंभिक नगर, पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास ही गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तरफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे बूथा घर कहा करते थे, यानी कि भूतिया घर कहा करते थे। जिस घर को जो पुराना घर था, एक ने कहा कि इसकी वास्तुकला को देखो। उनमें से एक ने कहा कि इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे, इस पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है? जो यानी कि पुराना खंडर था जिसको भूतिया महल कहते थे, घर कहते थे, लोगों की उसके अंदर इतनी दिलचस्पी क्यों है कि भी इसको सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो आगे देखते हैं हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो पंजाब में 150 साल पहले रेलवे लाइन बिछाई जा रही, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। जो आज क्या है, आधुनिक यानी कि पाकिस्तान के अंदर है। उन्होंने सोचा कि यह है कि ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उन्होंने क्या किया, इमारतों को नष्ट कर दिया और रेलवे लाइन बिछा दी। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाली इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था, जो शायद खुदाई के अंदर मिले थे। तो अनुमान लगा कि भी इनका निर्माण कब हुआ था, 4700 साल पहले हुआ था। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तु मिली है, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोरे, मन के तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड इत्यादि। ये चीजें खुदाई के अंदर मिली। इन नगरों की विशेषता क्या थी? जो पुराने नगर थे, इन नगरों में से कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नरक दुर्ग कहा। जो ऊंचे वाले भाग थे उनको क्या कहा? नगर दुर्ग। और निचले हिस्सों को क्या कहा? निचला नगर। भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई, क्योंकि जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे अंदर से आएंगे। तो पुरातत्वविदों ने जो ऊंचे वाले भाग थे उनको क्या कहा? नगर दुर्ग। और जो निचले हिस्से उनको क्या कहा? निचला नगर। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी हैं। यानी कि ईंटें बहुत बढ़िया थी कि जिससे उनकी दीवारें आज भी खड़ी है। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। तो मोहनजोदड़ो में जो तालाब बनाया गया था खास, उसका क्या नाम दिया गया? महान स्नानागार। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी।
इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, इनके विशेष आदमियों के लिए बनाया गया। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? कालीबंगा और लोथल, जहां संभवतः यह किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ये दिखा रखा जो महान स्नानागार, ये चीज दिखाई है। तो जैसे सीढ़ियां बनाई हुई थी, यहाँ तालाब, यहाँ पानी भर देते थे, तो ये बनाए गए हैं स्नानागार। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाले में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। नेचुरल बात है, अभी अगर ये जिसी बना दे तो पानी आगे नहीं जाएगा। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जाती थी। वो आज भी करते हैं, मेन होल बनाते हैं। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई अंतर बताना। अब है नगरीय जीवन। जीवन कैसा था? हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मकानों, मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। लिपिक कौन होते थे? जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। लिपिक किसे कहते हैं? जो मोहरों पर लिखते थे और अन्य चीजों पर लिखते थे, लिखने वाले क्या कहलाते थे? लिपिक। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या अन्य किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानी। सुदूर यानी कि दूसरे देशों की किस्से कहानी। जब वो आ जाते थे तो नई नई चीजें सुनते थे और फिर अपने स्थान पर वो लाते थे, उन्हें सुनाते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। पहले मिट्टी के खिलौने बनाते थे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाना है। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते हैं? अब नीचे यहाँ दिखाया हुआ, सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर। एक मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाएं नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने, ये खिलौने दिखाए गए मिट्टी के, ये मोहर दिखाई गई है। अब उसके बाद है नगर और नए शिल्प पे। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक है। क्या है आकर्षक वस्तुओं में? मन के बाट और फलक। पत्थर के बाट ऊपर दिखाए गए। पत्थर के बाट इतने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया, इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था। जब वैसे प्रश्न पूछ लिया भी, ये जो बाट बनाए गए थे किस चीज के बनाए गए थे? चट पत्थर से। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मन के, इनमें से कई कॉर्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों का काट और तराश कर मन के बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति, जो ये मूर्ति दिखाई गई है, जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। कढ़ाईदार वस्त्र दिखा दिए पहने हुए। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे।
संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। पकी मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है कि वे वहां कपास होती थी और सूत बनता था, ताकि उसको जो तकलियां मिली है उनसे क्या सूत की कताई की जाती। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। विशेषज्ञ किसे कहते हैं? जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, बन के चमकाने, या फिर मोहरों पर अच्छी कारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो। जो पृष्ठ 28 है उसके ऊपर वो चित्र देखो, 28वां। ये भी मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, दिखाई गई नहीं, जो किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, ये नहीं कि आम आदमी। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। ये फेंस दिखा, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। फेंस जो सूत कातने का काम आता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेन से मन के चूड़िया, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। जो फेन से बनाया गया। कच्चे माल की खोज में, कच्चा माल उन पदार्थों कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। आयात नहीं मंगवाते दूसरे देशों से। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे, जो आज का राजस्थान। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाले धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, जो आज का कर्नाटक, और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। उसके बाद यह चीजों को एक जगह दूसरी जगह कैसे ले जा जाता था। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मोहर या मोहरे ऊपर खिलौने घर। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्यायों में क्या तुमने पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी है? नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जो यानी कि अवशेष मिले नहीं पौधों के, उनसे पता चला कि भाई हड़प्पा के जो लोग थे गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों की खेती करते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। ये इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। संचय इकट्ठा कर, बारिश कम। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में वे दूर दूर तक ले जाया जाता था। जब यानी कि सूखा पड़ता था, पानी नहीं होती, तो वर्षा नहीं होती, तो दूसरे स्थान पर वो पानी और चारे की तलाश में चले जाते थे। वे बेर जैसे फूलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। वे क्या करते थे? मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण किया गया। कच्छ के इलाके में खदीर बेद के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। तो ये जो धोलावीरा नगर कहाँ बसा था? कच्छ के इलाके। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था।
जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते। लोथल का बंदरगाह दिखाया है। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा, ये दिखाया है। गुजरात की खंभाती खाड़ी से में मिलने वाली साबरमती एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंख और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन या मोरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन का मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से बने उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। जब सामान एक स्थान दूसरे स्थान पर भेजा जाता, जब मोहर लगा देते थे। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर यानी किनारों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। तो मोहर की छाप को क्या कहते हैं? मोहरबंदी। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। जैसे अब भी लगा देते हैं, नहीं जो सील लगा देते हैं, उसमें कहते हैं मोहरबंद लगा देते थे। आज भी मोहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मोहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। ऐसा क्यों हुआ? यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों में से चरागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया और जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान, सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। अपने एटलस से में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। जो बड़े बड़े मकबरे हैं उनको किस नाम जाना जाता है? पिरामिड के नाम से। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। इन शवों को क्या कहता था? मम्मी किसे कहा जाता था? शवों को। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे पहले ज्यादा धन दौलत खर्च किया करता था। ये आगे आ गई। अब ये आगे, इसके आगे प्रश्न। ये था आपका लेसन नंबर 3, 6th क्लास की जो आपकी हिस्ट्री है। ये था आपका लेसन। आज हम इस लेसन को विस्तार से पढ़ा, तो आपने भी एक बार लेसन को अवश्य पढ़ना है। आरंभिक नगर जो, क्योंकि जो साथी सी टेट का एग्जाम दे रही हैं और एसएसटी, उनके पास सिलेबस है तो उनके पता है भी 60 नंबर का आएगा। और 60 नंबर का अच्छी प्रकार से आपको लाने के लिए एनसीईआरटी बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़नी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, देख सकते शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।